हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज वेव यानी तरंगें। देखो, वेव एक टॉपिक नहीं है, वेव एक चैप्टर है। अगर आप यूं सोच के आए हो कि यार वेव तो एक लेक्चर में, दो लेक्चर में, तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा, भाई यहां ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, डिटेल में आपको समझाया जाता है। और वेव के करीब करीब आपके पास 8 से 10 वीडियोस आ जाएंगी और हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा भी आ जाए, 11-12 तक भी पहुंच जाए। देखो, वेव एक विजुअलाइजेशन करने वाला चैप्टर है, यानी जितना ज्यादा सोच लोगे, जितना ज्यादा इमेजिन कर लोगे, उतना आसान है। अगर आपने इमेजिनेशन नहीं किया, रटोगे, और रटना तो तुम्हें पता है कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, खत्म है कहानी। तो जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। वेव के लिए ऑसिलेशन क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो कि मैं आपको ऑसिलेशन पढ़ा चुका हूं। ऑसिलेशन के 6 पार्ट मैंने कराए हैं। अगर आपने ऑसिलेशन यानी दोलन की वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब बार में सर्च कर लें ऑसिलेशन साइंस फॉर डिफेंस, आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। देखो, जो वेव है ना, मैंने उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, खुद आपको एक वीडियो क्लिप के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू आपको यहां मैं समझा सकूं, उस तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। यहां डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो उस वजह से अगर डिजिटल बोर्ड होता तो चीजें और मतलब जल्दी हो जाती हैं ठीक से भी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उस क्लिप के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज वेव, ठीक है। वेव में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि वेव होता क्या है, तरंगे कहते कैसे हैं, ठीक है। तो वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगे, वेव। देखो, वेव को समझते हैं हम। पहली बात तो यह समझो कि वेव को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। वेव बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है। ये मैं आपको भी आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा ऐसे कौन कौन सी वेव हैं जो बिना मीडियम के भी चलती हैं। तो पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी वेव मीडियम के अंदर ही ट्रैवल करें। कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेव को चलने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ वेव ऐसी होती हैं जो बिना मीडियम के ट्रैवल करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मीडियम में ट्रैवल करती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इस चीज को देखो, आप आगे की तरफ मैं ये बातें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके बोर्ड पर एक क्लिप आ रही है, उस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखो, वो क्या है। इस क्लिप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस तालाब के अंदर ऊपर से पत्थर या कंकड़ गिरा है, और उस कंकड़ या पत्थर के गिरने से पानी में क्या पैदा हो रहा है? एक झंझनाहट पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है? झंझनाहट। बात समझ रहे हो? वो जो झंझनाहट है वो कहां तक जा रही है? तालाब के किनारे तक जा रही है। मेरे भाई, इसी को फिजिक्स में कहते हैं डिस्टरबेंस, यानी हिंदी में बोले तो विक्षोभ। इसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? जिसको मैं झंझनाहट बोल रहा हूं जो किनारे तक जा रही है, इसे बोलते हैं डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ। और जहां के पत्थर गिर रहा है, जहां से ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जहां से ये झंझनाहट पैदा हो रही है, उसको बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, माध्य स्थिति या साम्य स्थिति। तो इसे ही हम वेव कहते हैं। वेव कुछ नहीं है, सिंपल, इट इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से जो विक्षोभ पैदा हो रहा है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज वेव। जैसे बोर्ड है, तेज मारूंगा तो खुल के गिर जाएगा यार, ना मैं आराम से मारता हूं, मैंने इसमें मारा तो यहां क्या हुआ? झंझनाहट पैदा हुई। ये मेरे लिए क्या हो गई? मीन पोजीशन, झंझनाहट पैदा हुई। ये क्या है? यहां वेव प्रोड्यूस होने लगी। क्या प्रोड्यूस होने लगी? वेव। मेरी बात समझ पा रहे हो? वेव क्या है? सिंपल कट याद रखो, इस वीडियो क्लिप से तो मैं क्लियर हुआ होगा कि जिस जगह पर जो पार्टिकल आके गिरा है, या मैंने इसमें मुक्का जो मारा है, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। जहां से मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हो, जहां से झंझनाहट पैदा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस। तो भैया, वेव क्या है? सिंपल, इट इज अ डिस्टरबेंस
इट इज अ डिस्टर्बेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विक्षोभ। इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बोल दो मेरे भाई, मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति बोल दो, या फिर इसको बोल दो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन, माध्य स्थिति, बात एक ही है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य स्थिति। इतनी बात क्लियर है? तो मीन पोजीशन से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जो झंझनाहट पैदा हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? या मैं दोबारा तुम्हारे सामने फिगर बना दूं, देखो ये क्या था हमारे पास, यहां तालाब था, इस तरीके से क्या था, ये तालाब था, और तालाब के अंदर क्या था, ये पानी था, पत्थर आके कहां गिरा, ऊपर से यहां के एक पत्थर गिरा, इसकी वजह से क्या पैदा हुई, यहां एक झंझनाहट इस तरीके से। ये झंझनाहट कहां तक जा रही है, तालाब के किनारे तक। कहां तक, किनारे तक। इसी झंझनाहट को फिजिक्स में क्या बोलना है हमें, डिस्टरबेंस। क्या बोलना है, डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ। जहां पत्थर आके गिरा उसे क्या बोल रहा हूं, मीन पोजीशन। ये झंझनाहट कहां से पैदा हो रही है, मीन पोजीशन से। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, वेव। यानी मीन पोजीशन से जो झंझनाहट पैदा हो रही है, जो विक्षोभ डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, दैट इज वेव। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, इतना नोट करो, इतना नोट करो, मैं इसको रफ कर दूं। अब देखो आगे की चीजें, देखो मेरे भाई दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास एक रस्सी है, इसकी भी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। मेरे पास एक रस्सी है, और वो रस्सी मैंने मेरे सामने दीवार है, ऐसे फील करो तुम्हारे सामने दीवार है जहां बैठे हो, वहां मैंने उसका एक छोर बांध दिया, कस दिया, किसी से बांध दिया, और एक छोर मेरे हाथ में है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको इस तरीके से हिला रहा हूं, इस तरीके से झटका मार रहा हूं उसमें। अब क्या है कि मैं उसमें सिर्फ एक झटका मार रहा हूं। कितना मारूंगा, अब मैं एक झटका मारूंगा। देखो एक झटका होगा क्या मेरे भाई, देखो ये है, ये मेरे पास ये दीवार है यहां, और इस दीवार से मेरे भाई रस्सी बांध दी मैंने। क्या बांधी है, रस्सी बांधी, और ये मैंने क्या करी, ये यहां से पकड़ रखी है, एक छोर से पकड़ रखी है। अब जैसे ही मैं झटका मारूंगा, एक झटका मारूंगा, तो उसमें देखो बंप बनेगा ऊपर की तरफ, यानी ऐसा कुछ बनेगा, आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसे मैं बंप बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ दिखेगा, नहीं दिखेगा? एक झटका मारेंगे तो एक बंप दिखेगा। अभी बंप क्या है, ये ऐसे करके आगे की तरफ चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, आगे की तरफ चल रहा होगा, और एक टाइम पर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो झटका मारेंगे, एक बंप, दूसरा बंप। तीन झटके मारेंगे तो तीन बंप बनेंगे, चार झटके मारेंगे, चार बंप बनेंगे। ऐसे ज्यादा झटके मारोगे तो ज्यादा से ज्यादा बंप बनेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर? देखो अब आपको यहां वीडियो क्लिप दिखेगी, उसको ध्यान से देखो, उसको आप पहले देखो। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें एक एथलीट है जो कि रस्सी को क्या कर रहा है, झटका मार रहा है, उसमें एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, बंप बन रहा है, नहीं बन रहे ऊपर की तरफ? क्या फील आई क्या फील आ रही है? तो बंप बन रहे हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखो। अब मैं आज एक किताब में एग्जांपल पढ़ रहा था, तो बड़ा अमेजिंग एग्जांपल था कि आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये रस्सी है, जैसे ये रस्सी है, ये एक रस्सी है, और इसको बांध दिया ऐसे दीवार से। ये जो रस्सी है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है भाई, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर रबड़ की रस्सी तो रबड़ के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। रेशम की तो रेशम के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। मैंने थोड़ा गैप कर दिया है ताकि आपको दिख जाए, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। फील करना इस तरीके से। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे आप रस्सी में झटका मारोगे आपको क्या फील होता है, क्या फील होता है? एक बार दोबारा से इस वीडियो क्लिप को देखो। क्या फील हो रहा है कि जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं, यही हो रहा है ना फील? ये पार्टिकल कहां जा रहे हैं, कण कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ, यही फील हो रहा है ना? बट बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, मैं आपको इसके बाद एक और क्लिप दिखाऊंगा जिसमें ये बात क्लियर होगी। देखो होता क्या है कि जैसे ये यहां पार्टिकल है, ये पार्टिकल,
और ये वाला पार्टिकल आगे नहीं जाता है, ये आगे फिर क्या जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, पेशेंस रखो। ये जो पार्टिकल है ना, ये ऊपर और नीचे जाता है, ऊपर और नीचे जाता है, तभी तो मेरे भाई ये बंप बनता है, तभी तो बंप बनता है। पार्टिकल कहां जाता है? ऊपर की तरफ। झटका मार रहे हो, पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। झटका मार रहे हो, पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल आगे नहीं जाता। अगर यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा। यहां पार्टिकल है तो यहां वाला पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा। अब आप जरा एक क्लिप और देखो। इस क्लिप में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि रस्सी पर जो पार्टिकल है, जो गोला आपको जो गेंद दिखाई दे रही है छोटी सी, वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रही है। क्या हो रही है? ऊपर नीचे। लेकिन वेव कहां चलती हुई दिखाई रही है आपको? आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उस केस में क्या आपको दिख रहा है कि जो पार्टिकल है मेरे भाई, वो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन जो आगे की तरफ जा रहा है वो क्या है, थोड़ा समझो, आपको भी बताने वाला हूं। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि पार्टिकल हमेशा अपनी जगह से ऊपर नीचे आता है। पार्टिकल कभी भी आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं रफ कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहली बात मेरे भाई, पहली बात तो ये कि पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेट करता है, नहीं ऑसिलेट करता है। पार्टिकल ऑसिलेट बोल दो या वाइब्रेट, यानी कंपन करता है। मेरे भाई इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि पार्टिकल को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वालों से बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण। तो पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरे भाई कण एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर नीचे होता है। इतनी बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट, फिर मेरे भाई जो आगे जा रहा है वो क्या है? देखो, वो जो आगे की तरफ आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। कुछ किताबें ऐसा बोलती हैं, उसको मोमेंटम भी बोलती हैं। क्या बोलती है? मोमेंटम। तो हम ऐसा समझेंगे कि जो आगे की तरफ चल रहा है वो एनर्जी या मोमेंटम है, यानी अपने साथ जो वेव आगे की तरफ लेके जा रही है वो क्या है? एनर्जी या मोमेंटम। एक बार इस क्लिप को दोबारा देखो। आपको इस क्लिप में क्या दिखाई दे रहा है? वेव आगे की तरफ जा रही है और पार्टिकल क्या हो रहा है? वहीं अपनी जगह पर ऑसिलेट हो रहा है। एक क्लिप में आपको पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक क्लिप में आपको वेव चलती हुई आगे दिखाई दे रहा है। बेटा जो आगे चल रहा है ना, वो एनर्जी या मोमेंटम है, यानी ऊर्जा या संवेग है। लेकिन जो पार्टिकल अपनी जगह पर आ रहा है, वो पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी पार्टिकल आगे नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज मत हो। ऐसा सोचो, देखो हर आदमी का एक एम होता है, टारगेट होता है, हमें कुछ करना है। आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना, मेरा टारगेट है आपको बेहतर पढ़ाना, इंप्रूवमेंट करके आपको चीजें समझाना, आपके लिए नई नई चीजें से एक्सप्लेन करना। देखो मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चैप्टर की फीलिंग देना चाहता हूं। तो मैंने उसके लिए मेहनत की, उसके लिए पहले से काम किया, 2-3 दिन से क्लिप ढूंढी, तब जाके आपको यहाँ एक्सपेरिमेंटली वे में मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो मेरा काम क्या? आपको मेहनत करके समझाना। आपका काम क्या? सिलेक्शन लेना। तो ऐसे ही वेव का काम क्या होता है? वेव का भी एक काम होता है, उसका काम क्या होता है? एनर्जी या मोमेंटम को आगे ले जाना। समझ में आ गया होगा? जैसे हम सबका कोई ना कोई टारगेट होता है, वैसे वेव का क्या टारगेट होता है कि वेव को भैया एनर्जी या मोमेंटम को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं थर्ड पॉइंट क्या है कि एनर्जी यानी ऊर्जा और मोमेंटम यानी संवेग। मोमेंटम माने संवेग। ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की दिशा में ऊर्जा या मोमेंटम चलता है वेव के साथ। इतनी बात क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखो मेरे भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल ही वाइब्रेट करे, वेव में कण ही हमेशा कंपन करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? ये जो रस्सी वाला एग्जांपल है, इसमें तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ऐसे समझो, यहां मैं आपसे बोल रहा हूं, साउंड आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं
तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? क्या पार्टिकल निकल रहा है? क्या कण निकल रहा है? नहीं। मेरे मुंह से फिर क्या निकल रहा है? मेरे मुंह से निकल रहा है प्रेशर। और प्रेशर क्या निकल रहा है? प्रेशर, दाब। क्या निकल रहा है? दाब। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेव जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? वेव। जैसे मैं बोल रहा हूं तो प्रेशर बढ़ जाता है, स्लो हुआ, नहीं बोला प्रेशर कम, फिर बोल रहा हूं प्रेशर ज्यादा। तो जैसे यहां जो प्रेशर था आगे वाले को बढ़ाएगा, आगे की तरफ धक्का लगाएगा, प्रेशर उसको बढ़ा देगा। मैं बंद हो गया, प्रेशर कम, फिर मैं बोलूंगा प्रेशर बढ़ गया। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? प्रेशर बढ़ा फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर मैं बोल रहा हूं प्रेशर बढ़ा, प्रेशर क्या जा रहा है? ज्यादा वाला प्रेशर आगे वाले में धक्का दे रहा है। ये क्या जनरेट हो रहा है? कंपन, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। ये क्या है? ये भी वेव है। लेकिन क्या यहां ऐसा हो रहा है पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है? नहीं। क्या? प्रेशर या डेंसिटी, दाब या घनत्व की वजह से, यानी दाब या घनत्व, पार्टिकल प्रेशर या डेंसिटी, दाब या घनत्व भी वाइब्रेट हो सकते हैं। बात समझ में? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टिकल ही वाइब्रेट हो। तो मैं लिख सकता हूं इट नॉट नेसेसरी, ऐसे लिख दो, प्रेशर इज नॉट नेसेसरी, प्रेशर इज नॉट नेसेसरी, प्रेशर ही जरूरी नहीं है, दाब भी जरूरी नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, है ना। इट मे बी प्रेशर, ये दाब और डेंसिटी यानी घनत्व भी हो सकता है। तो इट मे बी प्रेशर यानी दाब और डेंसिटी माने घनत्व भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है? इतने पॉइंट आपको समझ में आते हैं? ठीक है। तो मेरे भाई ये सब वेव के बारे में पॉइंट है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेव क्या है मेरे भाई? वेव सिंपल मीन पोजीशन से जो झंझनाहट पैदा हो रही है, जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, दैट इज वेव। क्लियर? अपने साथ जो वेव आगे की तरफ लेके जाती है वो एनर्जी या मोमेंटम लेके जाती है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे ही वाइब्रेट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ही वाइब्रेट हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पार्टिकल ही वाइब्रेट हो। सॉरी, इसको सही कर लेना, इसको मिस्टेक हो गई फोर्थ पॉइंट में, ये प्रेशर नहीं पार्टिकल, तो पार्टिकल इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल ही नेसेसरी हो, प्रेशर या डेंसिटी भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है? इसको मैं रफ करूं, फिर आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वेव। क्लियर? अब देखो टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। देखो मेरे भाई, तरंगें तीन तरीके की होती हैं। कितने टाइप की है? तीन टाइप की। पहला आप पढ़ोगे मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिकी तरंगें। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिकी या तरंगें। दूसरा पढ़ोगे आप नॉन मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ोगे आप? नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिकीय तरंगें। लिख लेना, अयांत्रिकीय तरंगें। ठीक है, अयांत्रिकीय तरंगें। बेटा इसी को हम और बोल देते हैं ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है। और तीसरा होता है मैटर वेव। क्या होता है? मैटर वेव। इन्हें बोलते हैं हिंदी में द्रव्य तरंगें। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगें। देखो ये क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आपके जो सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है पूरे वेव के अंदर, वो ये पढ़ना है पूरे 11th में। ये है, ये आपका एक 12th में चैप्टर है ईएम वेव्स, वो आपको ये वाली चीजें, नॉन मैकेनिकल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको 12th क्लास में पढ़नी है। ये वाली मैटर वेव आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, एमएससी बीटेक में जाओगे, तब जाके आप मैटर वेव के बारे में स्टडी करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले ही बता दूं, आपके जो सिलेबस में अब जो वेव का चैप्टर है, उसमें सिर्फ मेरे भाई मैकेनिकल वेव ही पढ़नी है। उसमें ना तो ये पढ़ना है, 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें,
वो पढ़ना है, और ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैकेनिकल वेव होती क्या है, यांत्रिक वेव किसे कहते हैं? मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ऐसी वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, विच रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम माने माध्यम, टू ट्रैवल, जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसकी? माध्यम की। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। मेरे भाई नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की ही जरूरत ना पड़े। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वेव ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियम के अंदर ही चले, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वेवें बिना मीडियम के भी चलती है। वो वेव कौन सी होती है? नॉन मैकेनिकल या ईएम वेव। तो मेरे भाई ऐसी वेव जो मीडियम की जरूरत नहीं होती जिनको चलने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। तो लिख देता हूं मैं, विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो आप, मैकेनिकल वेव के एग्जांपल देख लो, यहां से क्वेश्चन भी बन चुका है। साउंड वेव इसी का एग्जांपल है। साउंड वेव यानी साउंड वेव बोले तो ध्वनि तरंग है। क्या? ध्वनि तरंग है। बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, वाटर वेव। क्या है? वाटर वेव जल तरंग है। क्या है? जल तरंग है। वाटर वेव भी मैकेनिकल वेव होती है। तीसरा एग्जांपल देखो आप, भूकंपीय तरंग है। ठीक है, भूकंपीय तरंग है, सेस्मिक वेव, यानी भूकंपीय तरंग है। ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव में आप ये तीनों एग्जांपल याद रख लेना, साउंड वेव, वाटर वेव, सेस्मिक वेव, ये सभी की सभी मैकेनिकल वेव है, यानी यांत्रिक वेव है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसमें जो आपको पढ़ना है, मैकेनिकल वेव में जो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसमें जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है साउंड वेव। क्या पढ़ना है? साउंड वेव, ध्वनि तरंगें पढ़नी है। ठीक है, मैकेनिकल वेव के अंदर। दूसरा आपको पढ़ना है वेव इन स्ट्रिंग। वेव इन स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग में तरंगे, स्ट्रिंग में तरंगे, रस्सी में तरंगे। ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है वेव इन एयर कॉलमन, हवा में, वायु में तरंगे, और एयर कॉलम जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। तो भैया वायु में तरंगे, ये आपको कहां पढ़ना है? मैकेनिकल वेव के अंदर। साउंड वेव पढ़ना है, वेव इन स्ट्रिंग पढ़ना है, स्ट्रिंग में तरंगे यानी रस्सी में तरंगे, वेव इन एयर कॉलम यानी वायु में तरंगे, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो हुई मैकेनिकल वेव से रिलेटेड चीजें। ठीक है भैया, अब देखो नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हो सकते हैं गामा वेव, एक्स वेव, ठीक है, और आपका हो जाता है इंफ्रारेड, IR, रेडियो वेव, क्लियर। और भी देखो इसके एग्जांपल हैं, अल्ट्रावायलेट, UV वेव, और देखो इसका एग्जांपल माइक्रोवेव। क्या? माइक्रोवेव, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। गामा, एक्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, UV, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये EM वेव्स में आते हैं। देखो मैटर वेव आपके सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम 12th में पढ़ेंगे ना एटम वाला चैप्टर, जब आपको 12th वाला फिजिक्स का पोर्शन कराऊंगा तो उसमें आएगा एक एटम का चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसने इसके बारे में, मैटर वेव के बारे में चीजें बताई थी, इसने मनगढ़ंत कहानी बताई थी। इन्होंने कहा था पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने बोला कि एक मीडियम है, और उसका नाम बताया था ईथर मीडियम, और जो कि बहुत कम इलास्टिक है। तो उन्हें ऐसी कहानी बनाई। ठीक है, तो खैर आप चाहें तो, इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। तो जो मैटर वेव है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कहां, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटम में पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इक्वेशन के बारे में।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इनको रफ करें, आगे की तरफ मैं आपको बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वेव्स डिस्टरबेंस के बेसिस पर, विक्षोभ के बेसिस पर कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ की वजह से तरंगों के प्रकार। तो मेरे भाई ये दो तरीके की होती है। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां से कोई भी क्वेश्चन बन चुका है, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। और इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसवर्स वेव और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो डिस्टरबेंस के बेसिस पर वेव्स दो टाइप की होती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगें या अनुदैर्घ्य तरंगें। पहले देखो ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। देखो, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, रस्सी वाला एग्जांपल, रस्सी वाला एग्जांपल दिया था। उसमें हो क्या रहा था मेरे भाई? उसमें यह था कि देखो रस्सी मैंने बांधी थी दीवार पर, सॉरी दीवार के छोर से, एक एंड से हमने बांधी थी। तो हो क्या रहा था, मैंने जब एक झटका मारा यानी एक बम्प आया उसके अंदर ऊपर की तरफ इस तरीके से, फिर मैंने दूसरा झटका मारा तो दो बम्प आए इस तरीके से, वो रस्सी आगे की तरफ जा रही थी। तो होता क्या था कि जो पार्टिकल था वो ऊपर या नीचे वाइब्रेट करता है, ऊपर या नीचे वाइब्रेट करता है। अगर मैं एक ऐसा दूसरा फिगर और बनाऊं, ऐसा इस तरीके का फिगर, ऊपर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरीके से, तो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और पार्टिकल नीचे भी आ रहा है इस तरीके से, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो मेरे भाई पार्टिकल क्या है? पार्टिकल हमेशा ऊपर नीचे जाता है। तो ये क्या है? पार्टिकल जो वाइब्रेशन कर रहा है इसे क्या बोल रहे हैं हम? पार्टिकल वेलोसिटी, यानी कण का वेग, कणीय वेग बोल दो आप, है ना, कण का वेग, कण वेग। तो ऊपर नीचे जब पार्टिकल जा रहा है, ये क्या? कण की वेलोसिटी। अब मेरे भाई वेव आपको कहां चलती दिखाई दे रही है? आगे की तरफ, आगे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। जो आगे की तरफ चल रही है ना, उसे हम बोलेंगे वेव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? तरंग वेग, तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। तो जो आगे की तरफ चल रही है वेव, उसे क्या बोल रहे हैं? वेव नहीं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। और जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे होता है, इसे क्या बोलते हैं? पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कण वेग। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब मैं आप थोड़ा सा और बता दूं आपको। अगर पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करे, मैक्सिमम माने अत्यधिक, यानी मैं बोलूं क्या करे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करे, यानी जो बम्प है ऊपर की तरफ ज्यादा बने, उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रेस्ट। यानी हिंदी में बोलते हैं इसको सुरंग। क्या बोलते हैं? सुरंग। अगर पार्टिकल नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, नीचे की तरफ अत्यधिक विस्थापन कवर करे, उसे बोलते हैं ट्रो, यानी गर्त। क्या बोलते हैं उसको? गर्त। इतनी बात क्लियर है? ट्रो क्या है और गर्त क्या है? ठीक है, सॉरी, ट्रो और क्रेस्ट क्या है? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, ट्रांसवर्स वेव की कुछ कंडीशन है, ये हर जगह उत्पन्न नहीं होती हैं, ये हर जगह उत्पन्न नहीं होती हैं। पहली बात, ट्रांसवर्स वेव
सॉलिड में उत्पन्न होती हैं। कहां उत्पन्न होती हैं, मैं पहले लिख दूं ये कहां कहां उत्पन्न होती हैं। इट प्रोड्यूस इन सॉलिड, और सॉलिड में भी कहां, सॉलिड मतलब ठोस, ये ठोसों में उत्पन्न होती है। और कैसे ठोसों में उत्पन्न होती हैं, जिनकी रिजिडिटी ज्यादा हो, जिनकी दृढ़ता ज्यादा हो, ऐसे ठोस में उत्पन्न होती हैं। यानी विच हैव मोर रिजिडिटी, या मैं हिंदी में लिख दूं जिनकी दृढ़ता, जिनकी दृढ़ता यानी रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी दृढ़ता ज्यादा हो, ऐसी जगह पर ही ये ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होती हैं। अगर रिजिडिटी वर्ड यूज ना करो तो ऐसा बोल सकते हो जो मीडियम ज्यादा इलास्टिक होगा, जो मीडियम ज्यादा इलास्टिक होगा, ऐसे लिख दो प्रोड्यूस्ड इन मोर इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक को बोलते हैं प्रत्यास्थ, जो कि अत्यधिक जो माध्यम है वो क्या हो, प्रत्यास्थ हो, ऐसे ठोसों में ये उत्पन्न होती हैं। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे भाई कहां उत्पन्न होती हैं, सॉलिड में उत्पन्न होती हैं। कहां, जिनकी रिजिडिटी दृढ़ता ज्यादा हो, या फिर यूं बोल दो जो ज्यादा इलास्टिक हो। दूसरा, क्या भाई ये लिक्विड में भी पैदा होती हैं? बिल्कुल होती हैं, द्रव में पैदा होती हैं, लेकिन द्रव के अंदर पैदा नहीं होती हैं, द्रव की सतह पर, सरफेस पर पैदा होती हैं। तुमने देखा है कि अगर हम पत्थर मारें खींच के, या कुछ भी ऊपर से पानी में नीचे फेंक दें, तो पानी के अंदर गड्ढा सा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और एक समय बाद 10 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटे बाद क्या होता है, वो दोबारा से ऐसा का ऐसा ही लेवल हो जाता है पानी का। मतलब क्या है इस बात का, कि जो वाटर है वो किस तरह वेव करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वेव करता है। सरफेस टेंशन में पढ़ोगे ये बात आप पृष्ठ तनाव के अंदर। तो ये जो वाटर है किसकी तरह वेव करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, अपनी पोजीशन पर वो वापस लौट के आ जाता है। इसलिए तो तुमने देखा होगा पानी पर ऊपर मक्खी मच्छर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इट आल्सो प्रोड्यूस्ड इन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ वाटर, द्रव की यानी पानी की सतह पर, या लिक्विड बोल दो, द्रव की सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं, नॉट इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर नहीं। तो मेरे भाई इट आल्सो प्रोड्यूस इन सरफेस ऑफ लिक्विड, ये द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं, ना कि द्रव के अंदर। इतनी बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट, क्या मेरे भाई ये गैस में भी पैदा होती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैसों के अंदर रिजिडिटी नहीं होती है। मेरी बात तुम समझ रहे हो? तो इट डज नॉट प्रोड्यूस इन गैस। मेरे भाई ये गैस में भी पैदा नहीं होती है। क्योंकि बिकॉज इन गैसेज रिजिडिटी हैज नॉट, या इन गैसेज रिजिडिटी इज नॉट, नहीं होती मेरे भाई। गैसों के अंदर रिजिडिटी नहीं होती है, दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए गैसों में उत्पन्न नहीं होती है। लिक्विड की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि ऊपर की जो सतह है लिक्विड की वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, वो इलास्टिक होती है, रिजिडिटी होती है। मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है? उसके अंदर, लिक्विड के अंदर ये काम नहीं करते। ठीक, ये पॉइंट थे जहां जहां ये उत्पन्न होती है। अब आप दोबारा मैं लौट कर आता हूं ट्रांसवर्स वेव पर। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब हो क्या रहा था, हमने क्या देखा कि जो वेव वेलोसिटी है वो आगे की तरफ जा रही है, और पार्टिकल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ वाइब्रेट हो रहा है। मतलब ये कंडीशन है मेरे भाई, ये कंडीशन है कि पार्टिकल, ये इसकी मीन पोजीशन है, मानो ये पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे आ रहा है, और वेव किधर जा रही है, आगे की तरफ, इधर की तरफ। ये क्या है, वेव वेलोसिटी, वेव नहीं, वेव वेलोसिटी, तरंग वेव। क्या?
तरंग वेव, और ये क्या मेरे भाई, पार्टिकल वेलोसिटी यानी कण वेग, ऐसे तो जा रहा है। तो इनके बीच में आपको कितने डिग्री एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। कितने का, 90 का। तो मेरे भाई ऐसी वेव जिनमें वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिखे या परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, लंबवत हो, ऐसी वेव को मेरे भाई क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, पता लगा अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिनमें वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो एक दूसरे के, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, यानी अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ये कहां उत्पन्न होती हैं, ये सॉलिड में भी उत्पन्न होती हैं, यानी जो ज्यादा इलास्टिक हो मीडियम, ये लिक्विड के सरफेस पर उत्पन्न होती हैं, सतह पर, अंदर नहीं होती, और गैस के अंदर उत्पन्न नहीं होती। इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इसका ट्रांसवर्स वेव का, वो है आपका ये लिख लो, प्रकाश की विद्युत चुंबक की तरंगें, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, देखो होता क्या है, मैं इसको रफ कर दूं, अभी मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से भी इसको समझाऊंगा। देखो, प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ लाइट, होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, और ये आपका वेव की वेलोसिटी यानी तरंग का वेग, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये आपकी हो गई क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट। ये एक दूसरे के तीनों म्यूचुअली आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये वेव की वेलोसिटी है। ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, जो ये पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र जो है, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये इस तरीके से वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वेव कहां चल रही हो, वेव की वेलोसिटी कहां चल रही होगी, आगे की तरफ। पहले फिगर देखो, यानी ये क्लिप देखो, वीडियो क्लिप जो आपके सामने है। इस वीडियो क्लिप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला है वही तो दिखाई दे रहा है। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वेव की जो वेलोसिटी है वो कहां जा रही है, आगे की तरफ। बात क्लियर है, ठीक है, यही मैंने आपसे बोला है। क्लियर भाई मेरे। तो ये जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लाइट, प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। क्लियर, मैं इसको रफ करूं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें। देखो ये वेव अभी आपको मैं क्लिप के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन पहले देखो इसमें होता क्या है। ये जैसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। क्या करे, पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, और इस डायरेक्शन में क्या चल रही हो, वेव की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी यानी तरंग वेग इस डायरेक्शन में चल रहा हो, तरंग वेग इस डायरेक्शन में चल रहा हो, और ये पार्टिकल, ये कण इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो। पार्टिकल वाइब्रेट यानी कंपन कर रहा हो। इस बात को कैसे समझोगे, ऐसे फील कैसे लोगे, मैं आपको पहले बताता हूं, फिर उसके बाद क्लिप दिखाऊंगा आपको। एक देखो, जैसे मैंने रस्सी यानी एक स्प्रिंग ली, ठीक है, और उस स्प्रिंग को मैंने एक छोर से बांध दिया, दीवार के किसी छोर से बांध दिया। ठीक है, अब आप एक हाथ से मैंने उसको पकड़ लिया। अब आप फील करो, सोचना ध्यान से कि मैंने उसको खींचा, जैसे यहां तक है उसकी लेंथ, मैंने उसको खींच लिया। अब फिर मैंने इसको छोड़ा, तो आप क्या देख रहे हो पता है, आप ये चीज देखोगे, जैसे ये मेरा हाथ है यहां, ठीक है,
यहां से देखो, ये चीज आप देखोगे, मतलब हो क्या रहा होगा, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे होंगे तो स्प्रिंग के बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग को छोड़ रहे होंगे आगे की तरफ, तो कहीं कहीं स्प्रिंग के बीच में क्या आ जाएगा, क्लोजनेस आ जाएगी। मेरे भाई, जो क्लोजनेस आ गई है ना, जो ये वाली चीज आपको दिख रही है, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेशन, यानी संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। और जो जहां ज्यादा ज्यादा जगह हो गई, जिसको मैं खींच रहा हूं, ज्यादा जगह जो हो गई है, उसको बोलते हैं मेरे भाई रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, विरलन, विरलन। अब इस बात का एक बार आप वीडियो क्लिप देखो, आपको क्लियर होगा। देखो, आपको वीडियो क्लिप में क्या दिख रहा है, ये दो लोग इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं। देखो क्या आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला वही दिखाई दे रहा है ना। मतलब जब स्प्रिंग को खींच रहे हैं और जब धक्का लगा रहे हैं, यानी दोनों को कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको दिख रहा है कि वो जो स्प्रिंग है वो क्लोज आ रही है, यानी उसको बोल रहा हूं कंप्रेशन, यानी संपीड़न। और कहीं कहीं आपको क्या दिख रहा है, दूर है, गैप है, इसे क्या बोल रहा हूं मैं, रेयरफेक्शन, यानी विरलन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखो, जिस इसी डायरेक्शन में तो क्या है आपकी, इसी डायरेक्शन में तो वेव की वेलोसिटी है भाई, जो स्प्रिंग है वो आगे की तरफ जा रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, वेव की वेलोसिटी। और आपका जो पार्टिकल है, जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इधर की तरफ उसको वाइब्रेट कर रहा है, जब मैं इसको इधर की तरफ लेके जा रहा हूं तो इधर की तरफ वो वाइब्रेट कर रहा है, इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव की वेलोसिटी है, और पार्टिकल को जब मैं खींच रहा हूं तो इधर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, और जब मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूं तो पार्टिकल इधर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसी वेव को, ऐसी तरंगों को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? देखो ये कहां कहां मेरे भाई, ये सॉलिड में भी हो सकती है। प्रोड्यूस माने उत्पन्न होना, इट प्रोड्यूस इन सॉलिड, सॉलिड यानी ठोसों में, लिक्विड में, और मेरे भाई ये गैस, ये तीनों में उत्पन्न हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। देखो, जो वायु होती है ना, हवा, एयर, वायु के अंदर जितनी भी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो सब लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मैं लिख दूं, इस बात को ध्यान रखना। वायु के अंदर, यानी हवा के अंदर, वायु के अंदर जितनी भी साउंड वेव उत्पन्न होती हैं, जितनी भी साउंड वेव यानी ध्वनीय तरंगें साउंड वेव उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, वह सभी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है मेरे भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो साउंड वेव किसका एग्जांपल आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आ गया। ये लिक्विड, सॉलिड और गैस। क्लियर है? ठीक है, रफ करूं इसे। देखो, एक एग्जांपल देखो जो कि फेमस है, वो ये है वाटर वेव। क्या है, वाटर वेव। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखो वाटर वेव, देखो आसान सा क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछ लेता है कि साउंड वेव है ना, रेडियो वेव पूछ लिया कई बार, वाटर वेव पूछ लिया। ये वेव ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में पूछ लेगा, नॉन मैकेनिकल पूछ ले, लॉन्गिट्यूडनल पूछ ले, तो आपको इस तरीके से आंसर देने होते हैं। आसान है बहुत, ठीक है। अगर इमेजिनेशन करके पढ़ोगे तो बहुत आसान है, अगर ऐसे ही पढ़ लोगे, इसलिए इसको बहुत सारे बच्चे वेव्स नहीं समझ पाते। ठीक है, देखो वाटर वेव जो है ना मेरे भाई, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, ठीक है, और यानी अनुदैर्ध्य तरंग भी है, प्लस ट्रांसवर्स वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है। क्लियर? कैसे? देखो, तुमने कोई पानी के अंदर बम फोड़ा या पत्थर फेंका, पानी के अंदर पत्थर फेंका तुमने या बम फोड़ दिया, तो तुम क्या देखते हो, तुम ये देखते हो जैसे ये पत्थर था या बम था, ये पानी के अंदर जैसे ही फेंकोगे
तो ये पानी के अंदर जाएगा, अंदर एक छेद सा करता जाएगा, होल सा करता जाएगा, इस तरीके से ये नीचे आता जाएगा, इस तरीके से कंडीशन बनती जाएगी। और फिर सतह पर क्या हो रहा होगा, पानी की सतह पर क्या हो रहा होगा, ये कंपन हो रहा होगा, यानी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इस तरीके से वो इस तरीके से चल रहा होगा, पानी साइडों में चल रहा होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ट्रांसवर्स वेव कहां, ट्रांसवर्स वेव क्यों, ये कहां, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर। और ये कहां पाई जाती है, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर मेरे भाई, इनसाइड, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव अंदर तो होती नहीं, पृथ्वी की सॉरी वाटर की सरफेस पर होती है, लिक्विड की सरफेस पर होती है। और लॉन्गिट्यूड में भी ये कहां पाई जाती है, अंदर। ये अंदर जब जाता है, बम फोड़ा जाता है, पत्थर फेंकते तो इस तरीके से नीचे छेद करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो नीचे कौन सी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग है। और मेरे भाई ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, ऊपर की तरफ, आप फील करो, एक बार फील करो, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ भी इस तरीके से पानी के इस तरीके से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, पानी ऊपर भी वेव बनती नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स, ये पूरा का पूरा वेव्स का इंट्रोडक्शन था, तरंगों का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, उसमें इसके आगे की चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए रेगुलर, ठीक है। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने अच्छे दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके, ठीक है।